हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडोमिक्स स्टडी हब। आज इस वीडियो में हम जा रहे हैं BGDG 172 के असाइनमेंट को कवर करने के लिए। बट अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स एंड समरी चाहिए हो, जिसमें कि मैंने प्रॉपर तरीके से इस पूरी बुक को शॉर्ट फॉर्म में कवर किया हुआ है, जो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम बेसिकली इस चैप्टर का, इस असाइनमेंट का फर्स्ट 3 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो की टाइटल है लिंग संवेदीकरण समाज और संस्कृति। तो आज हम इसका बेसिकली पूरा असाइनमेंट कवर करने वाले हैं, जो है तो 2025 का। बट हाँ, अगर आप इसे बाद में भी कभी देखते हैं तो तब भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। बिकॉज जो असाइनमेंट्स होते हैं बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। बाद में भी अगर कभी आप देखते हो तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे आपको। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि सीक्वेंस उसका ऊपर नीचे कुछ हुआ होगा, अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस रिमूव होंगे या ऐड होंगे, तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं आपको, ठीक है। बट अगर आप फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तब भी आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, चलिए ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। हाँ ओके, ठीक है। सॉरी, चलिए ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट है, नारीत्व शब्द पर चर्चा कीजिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि रोजाना के जीवन में जेंडर परक भूमिकाओं को साकार करने में इन शब्द की एक महत्वपूर्ण भूमिका है? अपना उत्तर उचित उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। 20, जो कि 20 मार्क्स का है। ओके, तो इसमें सबसे पहले ये आता है नारीत्व। तो नारीत्व एक व्यापक और बहुआयामी शब्द है जो केवल स्त्री की जैविक पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे जुड़ी सांस्कृतिक, सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक विशेषताओं को भी समेटे हुए है। ये शब्द स्त्री के अस्तित्व, उसकी भावनाओं, संवेदनाओं, उसकी सामाजिक भूमिका और आत्मा अभिव्यक्ति के अनुभवों का प्रतीक है। तो इसमें क्या बताया गया सिंपल है कि नारीत्व जो है, नारीत्व क्या है, सिर्फ एक शब्द नहीं है। हम नॉर्मली बोल देते हैं ना कि नारीत्व है ना, बहुत सारे, अगर आप छोटी क्लास में पढ़ा होगा तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा नारीत्व शब्द, मतलब बहुत बार आता है, हिंदी के किताबों में तो खासकर आता है, बहुत बार आता है। तो इसमें आपने पढ़ा होगा, बट क्या आपको अभी तक इसका मतलब पता था? हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि ये सारी चीजें जो ना, ये संस्कृति, सामाजिक और मानसिक भावनाओं की विशेषता से मतलब जुड़ा हुआ है, ठीक है। इन सबसे चीजों से जुड़ा हुआ है, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। तो अगर नारीत्व की व्याख्या करें यानी इसके बारे में जाने तो क्या होता है। नारीत्व को हम अक्सर किस लिए जानते हैं? कोमलता के लिए, सहनशीलता के लिए, मातृत्व, करुणा, त्याग जैसी विशेषताओं से जोड़ा जाता है ना। हालांकि ये विशेषताएं जैविक रूप से नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से स्त्रियों पर थोपी जाती है। तो थोपी जाती है, इसका मतलब क्या है? अगर आप चाहें तो इस वीडियो को थोड़ा पॉज करके सोच सकते हैं, ओके, जिससे कि आपको और समझने में आसानी होगी। ओके, तो ये थोपे जाते का मतलब क्या है बेसिकली, कि अगर देखा जाए तो इसकी जो कि वो है विशेषता है, कोमलता है इसकी विशेषता, सहनशीलता है, मातृत्व है, करुणा है, त्याग है ना। आपने देखा होगा, अपने घरों में देखा होगा, अपने अगर देखोगे आप घर में बहनों को या फिर अपने मदर्स को देखोगे, तो क्या होती है, हमारे जो कि घर पे मम्मियाँ होती हैं, वो बहुत सारी चीजों को, मतलब बहुत सारी चीजों को सहती हैं वो, है ना। वो बहुत कोमल होती हैं। आपको सोचो कि आपको स्टार्टिंग से लेकर के जितना आप जितने भी बड़े हो तब तक आपको उन्होंने बहुत प्यार किया होगा, है ना। वो हर एक चीज का ध्यान रखती है अपने बच्चों का, ठीक है। कोई दिक्कत है, कुछ भी है, तो हमेशा आपके साथ खड़ी रहती है, ठीक है। उनके वो सहनशील होती हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आए, कुछ भी है, वो बताती तक नहीं है ना। मातृत्व, है ना, करुणा, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और त्याग, जो कि स्टार्टिंग से करती है। क्या पता आपके पैदा होने से पहले, सॉरी ऐसा नहीं कह रहा मैं, बस कि क्या पता कि पहले उनका कोई सपना रहा हो, है ना, उनका भी कोई ड्रीम रहा हो आपकी तरह कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बट एक टाइम आया कि घर वालों ने उनकी शादी करवा दी, देन उसके बाद क्या हुआ, उनको सिर्फ त्याग करना पड़ा, है ना। उन्हें उस हो सकता है उनको उस चीज का मौका ना मिला हो, तो वो नहीं कर पाई उस चीज को। तो यानी ऐसी चीजें हैं। बट क्या आपको लगता है कि अगर ये सारी चीजें वो नहीं करेंगी तो जी नहीं सकते वो? हाँ,
जैसे खाना होता है, सिंपली हम खाना खाते हैं ना, खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलती है ना, उससे हमें ताकत मिलती है, न्यूट्रिशन मिलता है डेली काम करने का, ताकि हम एनर्जेटिक रह पाए। तो बहुत सारी चीजें मिलती है उससे हमें। तो क्या ऐसा सेम चीज है नारियों के साथ, महिलाओं के साथ, कि अगर वो उनके अंदर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो जी नहीं सकती? नहीं, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट फिर भी वो ये सारी चीजें करती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये सारी चीज क्यों करती हैं? क्योंकि ये स्टार्टिंग से चली आ रही है ना, संस्कृति है ये। अगर गांव में आप देखोगे, गांव वगैरह में खास करके, तो क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं बहुत सारे गांव में, है ना, इवन अगर मैं अपने गांव की बात करूं तो मैंने जो देखा है गांव में, इवन शहरों में भी, तो क्या होता है कि जो कि घर के छोटे लोग होते हैं, छोटे लोग मीन्स की, जैसे मान लो कोई बड़ा भाई है, तो उसके छोटे भाई की जो वाइफ होंगी, वो अपने बड़े भाई के सामने, लाइक बड़े भाई नहीं, क्या कहते हैं, सॉरी, मीन्स अपने पति के बड़े भाई के सामने वो घूंघट लेती हैं, सेम अपने ससुर जी के सामने घूंघट लेती हैं। तो सच में क्या है, ये एक परंपरा चली आ रही है ना, एक परंपरा कह सकते हैं, एक संस्कृति कह सकते हैं, जिसको वो लोग फॉलो करते आ रहे हैं। ठीक है। तो समाज ने नारी की जो छवि बनाई है वो कैसी है? आदर्श पत्नी है, माँ है, बेटी है, बहन है। ठीक है। जो हमेशा दूसरों की सेवा में लगी रहती है ना, अपने अधिकारों से पहले अपने कर्तव्यों को रखती है। तो ऐसी ये जो है, ये किसकी छवि है? ये है महिलाओं की छवि, है ना, नारीत्व यानी कि संस्कारी महिला की छवि इसको माना जाता है ना। सिंपली जो नारीत्व का मतलब क्या होता है? संस्कारी महिला जो कि अपने प्रथाओं को, अपने पुराने सारे विचारों को फॉलो करते आ रही हो। अब देखते हैं रोजाना के जीवन में नारीत्व शब्द का प्रयोग कई बार ऐसी भूमिकाओं को साकार करने में किया जाता है जो स्त्रियों को एक निश्चित दायरे में बांधता है। ओके। उदाहरण के लिए यदि कोई लड़की कठोर व्यवहार करती है, लाइक इसमें क्या है कि नारीत्व शब्द को ना डेली के लाइफ में भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो अलग अलग भूमिकाओं के लिए माना जाता है ना, उनको अलग अलग दायरों में डाल दिया जाता है कि मान लो अगर कोई लड़की कठोर व्यवहार करती है, ठीक है, या आत्मनिर्भर होती है, अपना स्टैंड खुद लेती है, तो उसे नारीत्व से दूर माना जाता है। उसे माना जाता है भाई इसके अंदर कोई संस्कार ही नहीं है ना। लाइक अगर देखोगे आप टीवी सीरियल्स में देखोगे या बहुत सारी जगह पे नॉर्मली, तो क्या होता है कि अगर कोई लड़की है, शादी हो गई उसकी, दूसरे घर गई है वो, बट अगर उसको खाना बनाना नहीं आता, तो वो क्या बोलता है, वो घर वालों ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं सिखाया। हाँ। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उसको माना जाता है कि नारीत्व से दूर है ना, इसको कुछ आता ही नहीं है। वहीं यदि कोई स्त्री परिवार के लिए त्याग करती है तो उसकी सराहना इस आधार पे की जाती है कि वे सच्ची नारी है। यानी कि इसका मतलब क्या कहा गया इसका मतलब इनडायरेक्टली, ठीक है, कि अगर कोई महिला काम करती है, सब कुछ अच्छे से करती है, अगर सारे जो कल्चर है उसको अच्छे से फॉलो करती है, मीन्स वो सच्ची नारी है, मीन्स संस्कार है उसके अंदर। और अगर नहीं करती है, और अगर वो मान लो कि अपना स्टैंड खुद लेती है, ठीक है, या कठोर व्यवहार करती है, तो उसको माना जाता है कि वो नारीत्व नहीं है, यानी वो नारी नहीं है। ठीक है, उसे गलत माना जाता है एक तरह से। तो इस तरह से क्या होता है, धीरे धीरे लड़कियों और महिलाओं को सामाजिक रूप से ये समझाने लगते हैं कि असली पहचान सेवा, सहनशीलता और पारिवारिक भूमिकाओं में ही है। ये सारी चीजें होने की वजह से क्या होता है कि लाइक मान लो यहाँ पे सबसे पहला ये चीज मेन है ना, कि अगर वो कठोर व्यवहार करती हैं या आत्मनिर्भर रहती हैं, उसको बोलते हैं कि तुम नारी थी, मतलब तुम सच्ची नारी नहीं हो। तो उस हिसाब से अब हर कोई भी महिला हो चाहे पुरुष ही क्यों ना हो, कोई ये तो नहीं चाहेगा कि मेरी बेइज्जती हो। तो उस चक्कर में वो क्या करते हैं कि वो अपना स्टैंड लेना छोड़ देते हैं। ठीक है, वो अपना स्टैंड ही नहीं लेते, अपने लिए कोई काम ही नहीं करते। ठीक है, तो ऐसी चीजें होती हैं। तो इस तरह से क्या होता है, वो अपनी सोच को धीरे धीरे सीमित कर लेती है ना, उनकी सोच को समाज के द्वारा धीरे धीरे करके सीमित कर दिया जाता है। उनकी असली पहचान किसको बताया जाता है? अगर वो सेवा करेंगी तो असली पहचान है उनकी, सहनशील है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, और पारिवारिक भूमिकाओं में ही है। ठीक है, यानी कि परिवार के द्वारा जो भूमिकाएं हैं, परिवार में जो की चीजें चली आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग चलना है उन्हें। ये सोच उन्हें शिक्षा, नौकरी, राजनीति या तकनीक जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने से
रोक सकती है ना। और ये रियलिटी है, रोक सकती है क्या, रियलिटी है ना। अगर कोई महिला है या लड़की, अगर शिक्षा ही नहीं होगा उसके पास, तो नौकरी कहाँ करेगी। हाँ, अगर आप देखोगे आज के टाइम पे तो क्या होता है, इवन जहां मैं रहता हूँ उसके आसपास मैंने देखा है बहुत सारी महिलाओं को, है ना, कि मैंने पहले नहीं देखा था, ठीक है, मुझे पहले पता नहीं था, बट जहां मैं रहता हूँ वहां पे देखा मैंने आसपास के महिलाओं को, बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि मजदूरी करती हैं। तो क्यों करती हैं, बिकॉज उनको टाइम से शिक्षा नहीं मिल पाया। हो सकता है कि उन्होंने ना करी हो, बट एक ये रीजन भी हो सकता है कि उन्हें मिल नहीं पाया, है ना। मे बी उनका फैमिली कंडीशन अच्छा ना हो, ठीक है, मे बी उनको सपोर्ट ना मिला हो अपने परिवार के द्वारा, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उस केस में क्या होता है, स्कूल छोड़ करके घर के काम में लगाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये माना जाता है कि नारीत्व घरेलू कार्यों में ही दिखाई देती है। लाइक ये चीजें अगर इस लाइन को पढ़ें घरेलू कार्यों में, तो आपके माइंड में बहुत सारी चीजें आ रही होंगी मे बी, है ना। आपने सुना होगा कई बार कि सॉरी, आपने बहुत बार सुना होगा कि जो कि घरेलू कार्य है वो सिर्फ महिलाओं के लिए है। हाँ, टीवी सीरियल्स में खासकर देखा होगा आपने कि बहुत सारे ऐसे मूवीज वगैरह बनती हैं या बहुत सारे सीरीज हैं या फिर सीरियल्स भी बने हैं जिसमें कि दिखाया जाता है, जो कि समाज के बारे में बताया जाता है कि समाज में चीजें क्या चल के आ रही है ना। जिसमें दिखाया जाता है कि लोगों को कैसे विचार है ना, लोग कैसे अपने बहू बेटियों को मीन्स घरों के कामों में इतना उलझा देते हैं कि वो अपने आप को ग्रो कर ही नहीं सकते। ऐसी चीजें होती हैं, है ना। अब आता है बदलता हुआ दृष्टिकोण। बदलता हुआ दृष्टिकोण यानी कि तब पहले के टाइम की बात तो ये सारी चीजें हैं में तो अभी भी ये सारी चीजें चल रही हैं बहुत सारी जगह पे। अगर आप अभी भी जाओगे बिहार की तरफ, है ना, या अगर आप अभी भी जाओगे राजस्थान की तरफ या यूपी के गांव वाले इलाकों में, बिल्कुल ही, है ना, इवन बहुत सारी जगहों पे तो ये सेम चीजें अभी भी चलती हैं। इवन महाराष्ट्र के अंदर भी है ये सारी चीजें, है ना। तो क्या है कि ये सारी चीजें तो ये बहुत पुरानी बात चल रही है, हाँ, यहाँ पे पुरानी बात चल रही है, बट अभी भी ये सारी चीजें हैं। बट फिर भी अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे पहले के मुकाबले बहुत सही हालत है ना। गांव गांव तक शिक्षा पहुंच रही है कहीं ना कहीं। बेशक महिलाएं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाती, बट हाँ, अगर वो करना चाहे तो बहुत सारी चीजें करती हैं वो। अब बात आती है बदलता हुआ दृष्टिकोण। हाल के वर्षों में नारीत्व की परिभाषा में बदलाव आ रहा है ना। बदलाव आ रहा है मीन्स की चेंजेस आ रही हैं। पहले के टाइम पे जो होती थी वो सारी चीजें धीरे धीरे करके चेंज हो रही हैं। अभी क्या है कि आज महिलाएं केवल पारंपरिक भूमिकाओं में नहीं बल्कि नेतृत्व, विज्ञान के खेल और सेना और कारोबार में भी सफलता प्राप्त कर रही हैं। तो पहले क्या होता था, पहले सिर्फ घर के कार्य में होता था ना, पारंपरिक भूमिकाओं में आती थी। बट अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे होता है कि वो तो कर ही रहे है ना, बहुत सारे होता है कि वो नहीं कर रहे हैं, बट बहुत सारे होता है कि वो भी निभा रहे हैं, बट साथ के साथ वो अपने लिए भी काम कर रहे हैं, है ना। जिसमें कि वो विज्ञान में है, खेल में है, सेना, कारोबार को ज्वाइन करती हैं, ठीक है, और इस तरह से वो सफलता प्राप्त कर रही है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमारे पास है मिताली राज, पीवी सिंधु, है ना, इनके नाम आपने शायद सुने होंगे। कल्पना चावला जो पहली स्पेस जाने वाली महिला थी इंडिया से, है ना, नैना साहनी आईएएस। तो इन महिलाओं ने क्या क्या सिद्ध किया है, बताया है कि नारी कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक हो सकता है। क्या लिखा है, हो सकता है मीन्स कि लोगों को अभी भी आगे चल करके अपना स्टैंड लेने की जरूरत है ना। ये चीजें इन्होंने करी है तो आपको भी करनी है, कर सकते हो आप भी। ओके, तो निष्कर्ष क्या है। अब निष्कर्ष क्यों लिखा है मैंने, बेसिकली जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आंसर लिखने हैं ना, वो सेम फॉर्मेट में लिखना है। ओके, ये मैं आपको असाइनमेंट इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको इससे आइडिया मिले, और एक तो आप इसको पढ़ रहे हो बट साथ के साथ आपको आइडिया मिले कि इसको लिखना कैसे है। तो सेम फॉर्मेट में लिखना है जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, बेशक आप समझने के बाद इधर उधर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि लाइन आपको एक्यूरेट लिखनी है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए। अब आता है निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या है, ये कहा जाता है कि नारीत्व शब्द की परंपरागत व्याख्या रोजाना के जीवन में जेंडर परक भूमिकाओं को स्थिर करने का कार्य करती है। जेंडर परक क्या होता है, जेंडर परक का मतलब होता है कि जेंडर में लाइक वो करना, डिवाइड करना, है ना,
जेंडर परक यानी कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग उसमें डिवाइड करना, उनके लिए अलग चीजें निर्धारित करना, बताना कि दोनों की क्या भूमिका रहेगी, इस टाइप की चीजें। तो हमें इस शब्द को एक सीमित दायरे में देखने के बजाय उसे शक्तिकरण, स्वतंत्रता और समावेशिता से जोड़ना चाहिए, तभी इस संतुलित और समान समाज की स्थापना संभव हो पाएगी, जहां नारीत्व किसी बंधन का नाम नहीं बल्कि स्वतंत्रता पहचान का प्रतीक हो। ओके, अब आता है सेकंड क्वेश्चन हमारा, जेंडर के परिप्रेक्ष्य से श्रम बल, सहभागिता और अर्थव्यवस्था के बीच क्या संबंध है, इसकी चर्चा उचित उदाहरण देते हुए कीजिए। है ना, ये आपको बेसिकली हर क्वेश्चन में मिल जाएंगे कि उदाहरण दीजिए, टिप्पणी कीजिए, इस टाइप से चीजें। अब आता है जेंडर के परिप्रेक्ष्य श्रम, सहभागिता और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध, है ये क्वेश्चन ही है, तो आप इसको आंसर के लिए फर्स्ट लाइन में यूज कर सकते हैं, थोड़ा आपको सपोर्ट मिलेगा क्योंकि आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखना है, सॉरी आंसर लिखना है। अब पहले आता है इसका परिचय, श्रम बल सहभागिता क्या है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या है। हाँ, तो इसका अर्थ क्या है कि कार्य करने में सक्षम जनसंख्या में से कितने प्रतिशत लोग आर्थिक गतिविधियों में संलग्न में मिले हुए हैं। जब हम इसे जेंडर के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि महिलाओं और पुरुषों की श्रम भागीदारी में एक बड़ा अंतर है, जो केवल जैविक नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और संरचनात्मक कारणों से उत्पन्न होता है। ओके, तो बल यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या था हमारा, श्रम बल सहभागिता ना, यानी कि श्रम बल सहभागिता यानी कि कितने कैसे ये इन्वॉल्व है इसमें, है ना। महिला और पुरुष की भागीदारी एक बड़ा अंतर है, ठीक है, कि महिला कितना वो कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है, पुरुष कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सारी चीजें। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा, महिलाओं की श्रम बल सहभागिता एक आकलन एक टिप्पणी टाइप का। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, भारत जैसे विकासशील देश क्या होता है, जो अभी विकसित हुआ नहीं सही से बट हो रहा है ना, धीरे धीरे करके हो रहा है, धीरे धीरे। तो देश में महिलाओं की श्रम बल सहभागिता दर कितनी है, बहुत ही कम है। क्या बताया गया, बहुत ही कम है, 2023 के हिसाब से बताया गया है, ये रिपोर्ट है। तो भारत में ये दर लगभग 25 से 27% परसेंट की थी, जबकि पुरुषों के लिए ये 70% से अधिक रही, है ना। यानी कि सोचो अभी के टाइम पर भी, इवन 2023 कितना टाइम हुआ, अभी 2 साल पहले की बात है ना। तो 27% महिलाएं हैं और 70% पुरुष हैं, यानी कि आज के टाइम पर भी तो महिलाएं बहुत आगे निकल रही है धीरे करके, बट फिर भी अभी भी पुरुष बहुत पीछे हैं। तो यानी कि जागरूकता की कमी है, और ये चीजें क्यों है, क्योंकि महिलाएं सामाजिक बाधाओं, पारिवारिक जिम्मेदारी और संरचनात्मक असमानताओं के कारण श्रम बाजार से बाहर रही हैं, है ना, रह जाती हैं। अब आता है जेंडर और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध, आर्थिक विकास की रफ्तार पर प्रभाव। आर्थिक विकास की रफ्तार पर प्रभाव का मतलब क्या, आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास है यानी कि देश का विकास एक तरह से, है ना, जीडीपी में अच्छे होना, ठीक है, पैसे की कोई प्रॉब्लम ना होना, इस टाइप की चीजें इकोनॉमिकली जो होती है। तो यदि महिलाएं समान रूप से श्रम बल में भाग ले तो देश की जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। ये अध्ययन के अनुसार भारत की जीडीपी में $700 बिलियन तक की बढ़ोतरी हो सकती है यदि महिला सहभागिता पुरुषों के बराबर हो। तो यानी कहने का मतलब क्या, अगर जिस पुरुष तो 70% है बट महिलाएं बहुत कम है, तो अगर दोनों बराबर तौर पे अगर भागीदारी लेते हैं श्रम उसमें, तो क्या होगा कि देश की जीडीपी में भी बहुत बड़ा अंतर आएगा, है ना, बहुत अच्छी होगी, उसमें बहुत वृद्धि होगी, बहुत फायदा होगा। ओके, सेकंड पॉइंट है घरेलू कार्यों का उद्देश्य श्रम, ठीक है, ओके, अदृश्य श्रम, सॉरी। तो महिलाएं घरेलू कार्यों जैसे खाना बनाना, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की सेवा में दिन का अधिकांश समय व्यतीत करती हैं, लेकिन ये श्रम अर्थव्यवस्था में औपचारिक रूप से शामिल नहीं है। यानी कि
अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए क्या चाहिए? काम चाहिए, जिससे कि आपको पैसा मिले, जिससे कि आप आ, कुछ फायदा कमा पाओ। बट जैसे घर में रहते हैं, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की सेवा, इससे आपको कोई पैसे नहीं मिलते, है ना। बट ऐसा नहीं है कि आपको करना नहीं चाहिए या ये महिलाओं को नहीं करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एक फैमिली चलाने के लिए, एक परिवार चलाने के लिए, समाज में अच्छे से रहने के लिए ये इंपॉर्टेंट है ना, कि फैमिली को जोड़े रखें। तो ये एक अलग चीज है, बट ये अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी नहीं है। ओके, तो रोजगार में लिंग आधारित विभाजन। अब रोजगार में लिंग आधारित विभाजन क्या है? महिलाएं प्राय क्या करती हैं? कृषि, शिक्षक होती हैं, स्वास्थ्य या अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत होती हैं। तो महिलाओं के लिए ये सारी चीजें, ये कैटेगरी बनाई गई थी, है ना। मतलब कैटेगरी बनाई नहीं गई थी, बट मोस्टली महिलाएं इन चीजों में हैं। गाँव वगैरह में देखोगे तो कृषि के लिए हर हर साल या हर टाइम पे जब भी कुछ होता है, तो महिलाओं को, बहुत लोगों को बोला जाता है कि चलो ये काम मिल रहा है तो आप करो, तो बहुत सारी महिलाएं आपको मिलेंगी उस टाइम पे। ओके, और शिक्षक, शिक्षक भी बहुत सारी महिलाएं होती हैं, स्वास्थ्य, डॉक्टर्स वगैरह, है ना। तो इन सब चीजों में बहुत आगे आगे हैं वो लोग। तो जहाँ वेतन कम होता है और सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है, ओके, वहाँ वेतन कम होता है बट सामाजिक सुरक्षा का अभाव, और सामाजिक सुरक्षा का भी अभाव होता है। अब क्या होता है? पुरुषों की तुलना में उन्हें असमान वेतन और प्रमोशन के कम अवसर मिलते हैं। अब पुरुषों के तुलना में उन्हें बहुत कम अवसर मिलते हैं, है ना। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये चीजें क्यों है, ये हमेशा हमें क्यों सुनने को मिलती है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को कम सम्मान मिलता है, कम वेतन मिलता है, उन्हें कम अपॉर्चुनिटी मिलती है। बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे, हमारी हिस्ट्री भी ऐसी है कुछ, कि स्टार्टिंग से हमारा जो देश है ना, वो पुरुष प्रधान देश रहा है ना। तो उस चीज को अभी के टाइम पर भी चेंज होने में बहुत समय लगेगा इसके अकॉर्डिंग, तो है ना, कि महिलाएं निकल के आगे आए। अभी भी महिलाएं बहुत डरी डरी से रहती हैं, है ना। तो उस चीज को खत्म करके अपना स्टैंड लेने की जरूरत है ना, आगे बढ़ने की जरूरत है। अब आता है उदाहरण, पर इसके पीछे लोगों की सोच भी डिपेंड करती है ना। तो वो भी एक बड़ी बात है, प्रॉब्लम है। अब आता उदाहरण, मनरेगा। मनरेगा जैसी योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी ने ग्रामीण व्यवस्थाओं में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया है ना। मनरेगा में क्या हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को बहुत सराहना मिली है, मतलब कि बहुत तारीफ मिली है उस चीज के लिए। और अब और है एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इसमें क्या है? महिलाओं को सूक्ष्म व्यवसायों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने में मदद की है, जिसने न केवल उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारी है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत की है। ओके, तो सेल्फ हेल्प का मतलब ही क्या है? कि अपनी सहायता खुद करे, है ना, अपनी सहायता खुद करे, ग्रुप टाइप का। तो इसमें लोगों की, बहुत महिलाओं के छोटे छोटे कार्य जो करती थी गांव वगैरह में, या छोटे छोटे कार्य जो, चाहे वो सिलाई हो गई, सिलाई कढ़ाई, या कुछ छोटे मोटे काम करना, तो उन चीज़ों में भी उनको बहुत हेल्प मिली, ताकि वो अपने घर परिवार को अच्छे से चला पाए और अपने घर की मजबूती में आ, वो भी हेल्प कर पाए। अब आता है इसका समाधान क्या है। ठीक है, समाधान क्या है? लाइक हमने प्रॉब्लम तो इतनी सारी बता दी कि सारी चीज चल रही है, पर समाधान क्या है? कार्यस्थल पर लचीलेपन की व्यवस्था, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम को क्रोच सुविधाएं। सेकंड क्या है? लिंग समाज वेतन, है ना, लिंग समान वेतन मीन्स कि कोई वैसा वो ना हो, कोई भेदभाव ना हो कि महिलाओं को कम मिलेगा या पुरुषों को ज्यादा मिलेगा, समान वेतन वेतन हो। सुरक्षित कार्य वातावरण, और दोनों के लिए ही सुरक्षा का सेम ध्यान रखी जाए, है ना। महिलाओं की शिक्षा और कौशल विकास, महिलाओं को जहाँ पीछे रखा जाता है तो वहीं पे उनको और प्रोत्साहित करने की जरूरत है। और कौशल विकास, जेंडर संवेदनशील नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन, सॉरी, तो क्या है? जेंडर संवेदीकरण नीतियों का निर्माण करना, है ना। अब इधर आता है निष्कर्ष। जेंडर के परिप्रेक्ष्य से श्रम बल, सहभागिता और अर्थव्यवस्था के बीच गहरा और परस्पर संबंध है। महिलाओं की सीमित भागीदारी न केवल उनके व्यक्तिगत विकास को बाधित करती है, बल्कि समग्र
आर्थिक विकास की गति को भी धीमा करती है। अतः एक समान और समावेशी आर्थिक संरचना विकसित करना समय की मांग है, जहां महिलाओं को समान अवसर मिले और वे देश की अर्थव्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभा सके। तो निष्कर्ष क्या है सिंपली कि बहुत सारी चीजों में महिलाएं बहुत पीछे हैं, है ना। तो उनको क्या जरूरत क्या है कि वो उन्हें समान अवसर मिले, है ना, समान अवसर मिले, शिक्षा मिले, ताकि वो भी आगे चल करके देश की जीडीपी में अपना सहयोग कर पाए। अब थर्ड क्वेश्चन है, जेंडर से संबंधित उत्पादन परक और प्रजनन कार्यों की चर्चा कीजिए, है ना। 10 मार्क्स का है। जेंडर से संबंधित उत्पादन और प्रजनन कार्यों की चर्चा। अब पहला आता है जेंडर के परिप्रेक्ष्य में कार्यों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है, उत्पादन परक प्रोडक्टिव और प्रजनन कार्य रिप्रोडक्टिव वर्क। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी इसका अच्छे से मैंने वो इसका डिफरेंस बताया था दोनों के बीच, है ना। चलिए फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो पहले प्रोडक्टिव वर्क में क्या आता है, ये वे कार्य होते हैं जो आर्थिक मूल्य उत्पन्न करते हैं और उन्हें आमतौर पर कार्य अर्जित करने से जोड़ा जाता है, आय अर्जित करने से जोड़ा जाता है। जैसे कृषि आता है, निर्माण, उद्योग, व्यापार। तो ये क्या होती है, आमतौर पर ये सारी चीजें जो होती हैं ये पैसा कमाने से जुड़ा होता है ना, जिसमें कि आपको कुछ फायदा हो रहा हो। अब ये कार्य आमतौर पुरुषों से जुड़े माने जाते हैं, यानी कि स्टार्टिंग से, क्योंकि स्टार्टिंग की वो है चीजें चल रही हैं। तो स्टार्टिंग में क्या था, ये मोस्टली सारी चीजें होती थे ये, क्योंकि इसमें मेहनत लगेगी, भारी काम होगा, तो पुरुषों से जोड़ा जाता था कि यही लोग करेंगे। इन्हें सामाजिक और आर्थिक मान्यता प्राप्त होती है। हालांकि महिलाएं भी इन क्षेत्रों में कार्य करती हैं, विशेषकर कृषि और अनौपचारिक क्षेत्रों में, लेकिन अक्सर उन्हें कम वेतन या कोई भुगतान नहीं मिलता। तो जो चीज गलत है ना, कि मेहनत तो सेम कर रही हैं, हाँ मेहनत सेम कर रही है, बट उनको भुगतान नहीं मिल रहा, उनको प्रॉपर सैलरी नहीं मिल रही उस चीज की। तो पहले, लेकिन हम बेसिकली जो पढ़ रहे हैं वो है प्रोडक्टिव वर्क, है ना, उत्पादन परक कार्य। तो इसके अंदर क्या है, जो पैसे कमाने से रिलेटेड कार्य है, जिससे आपको कुछ फायदा हो। अब सेकंड आता है रिप्रोडक्टिव वर्क। तो इसमें क्या आता है, बच्चों की देखभाल करना, बुजुर्गों की सेवा, खाना बनाना, सफाई, पानी लाना, ये सारी चीजें जो कि महिलाओं से जोड़ी जाती हैं, है ना, जो घर के अंदर होती हैं। इसके लिए कोई पैसे नहीं मिलते, इसके लिए कोई फायदा नहीं होता, बस महिलाओं को करना होता है घर चलाने के लिए, समाज के लिए, ठीक है। और ये स्वाभाविक या कर्तव्य समझा जाता है कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से सारी चीजें करती हैं स्टार्टिंग से ही, या उनका कर्तव्य होता है, ये माना जाता है। अब इसका निष्कर्ष क्या है कि प्रजनन और उत्पादन कार्यों का ये जेंडर आधारित विभाजन समानता की राह में बड़ी बाधा है। तो ये रियलिटी है ना, कि अगर किसी चीज को पहले से डिसाइड कर दिया गया है, पहले से फिक्स कर दिया गया है कि सिर्फ महिलाएं ही कर सकती हैं या पुरुष ही कर सकते हैं, या महिलाएं करेंगी भी तब भी उनको कम सैलरी मिलेगी, तो करेंगी क्यों फिर वो, है ना। उनको पता है कि हमें सैलरी नहीं मिलेगी तो क्यों करेंगी। तो इससे क्या होगा कि उनका माइंड वहीं पे स्टक हो जाएगा, है ना, कि यार सैलरी नहीं मिली तो करके क्या फायदा। तो ये समाज के लिए बहुत गलत चीज है। तो उस चीज को सही करने की जरूरत है ना, समानता की जरूरत है उस चीज